Assalamualaikum my dear students, I am your physics teacher Sajid sir. Today we are going to discuss a very important topic of physics and very easiest, that is of density and pressure. सबसे पहले हम बात करते हैं डेंसिटी की। प्यारे बच्चों, डेंसिटी का टॉपिक जो है ये इसका वे ऑफ अटेम्प्टेशन पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर सबसे पहले नंबर पे आपने डिफाइन करना है, उसको आप उसके बाद आपने इसको एक्सप्लेन करना है। तो समझाने के लिए पहले मैं आपको इसका इंट्रो दे दूं कि क्या चीज़ है, कब ये ज़रूरत पड़ती है। तो ये सुन लीजिए कि जब हमारे पास हम मुख्तलिफ चीज़ों के साथ जब हमारा वास्ता पड़ता है, मुख्तलिफ चीज़ों को हम देखते हैं, तो कुछ चीज़ें हमें हैवियर मिलती हैं तो कुछ चीज़ें हमें लाइटर मिलती हैं। तो इन चीज़ों के साथ जो है कोई चीज़ कितनी ज़्यादा हैवियर हो सकती है, कोई चीज़ कितनी ज़्यादा लाइटर हो सकती है, तो इन चीज़ों को आपस में जो है ना कंपैरिजन मालूम करने के लिए या ये देखने के लिए कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा लाइटर है, कोई चीज़ कितनी ज़्यादा हैवियर है, तो ये जानने के लिए हमें एक स्पेसिफिक क्वांटिटी का पता होना चाहिए और उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं डेंसिटी। डेंसिटी हमें बताती है कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा डेंसर है या कितनी ज़्यादा लाइटर है। तो डेंसिटी बेसिकली जो है ये एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो यूनिट मास के अंदर यूनिट मास को बताती है, यूनिट मास को बताती है, जो कि किसी यूनिट वॉल्यूम के अंदर पाया जाता है। यानी दूसरे लफ्ज़ में ये कह सकते हैं कि यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितना किसी सब्सटेंस का, किसी चीज़ का मास पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी डेंसिटी बोलते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो है 1 क्यूबिक मीटर का आयरन है और 1 क्यूबिक मीटर की जो है हमारे पास वुड है। तो अब लकड़ी और लोहा दोनों का वॉल्यूम सेम है, मतलब उसकी लेंथ, दोनों की लेंथ 1 यूनिट है, विड्थ 1 यूनिट है, हाइट 1 यूनिट है या डेप्थ कह लीजिए 1 यूनिट है। तो इस तरीके से जो है दोनों का वॉल्यूम सेम है, लेकिन फिर ये बताना है हमें कि इनके दरमियान क्या डेंसिटी सेम हो सकती है, क्या इनके अंदर जो मास है इनका, क्या दोनों का मास सेम हो सकता है। ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जो हमारे पास आयरन है उसके यूनिट मास के अंदर वॉल्यूम के अंदर जो मास की वैल्यू है वो लकड़ी के यूनिट वॉल्यूम के अंदर मास के मुकाबले में क्या है, ज़्यादा है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जब यूनिट वॉल्यूम के अंदर किसी भी सब्सटेंस के यूनिट वॉल्यूम के अंदर मास जितना ज़्यादा होगा उतनी जो है उसकी क्या कहलाती है, डेंसिटी कहलाती है। तो इस तरीके से जो है हम कह सकते हैं वुड और आयरन की एग्जांपल के अंदर कि वुड की जो डेंसिटी होगी वो आयरन के मुकाबले में क्या होगी, लेस होगी, और आयरन की जो डेंसिटी होगी वो ग्रेटर होगी। तो इस तरीके से डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनी सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस है हमारे पास तो उसके यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितना उसका मास पाया जाता है दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। तो इसको अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो याद रखो बच्चों कि डेंसिटी को हम एक ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं जिसे हम बोलते हैं रो, और रो को सिंबॉलिकली हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस डेंसिटी की डेफिनेशन के मुताबिक जो है इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म बनती है वो ये है कि रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। और यहीं से अगर आप इसका ऐसे यूनिट मालूम करना चाहें तो वो भी मालूम कर सकते हैं। मास का यूनिट हम जानते हैं क्या होता है, किलोग्राम होता है, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, क्यूबिक मीटर होता है। क्यूबिक मीटर को जब हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पर क्यूबिक मीटर बन जाएगा। तो इस तरीके से डेंसिटी का जो ऐसे यूनिट बनेगा वो बनेगा प्यारे बच्चों किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्योंकि एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हमने ये देखी है स्टार्ट में समझाने के लिए, तो उसी के अंदर जो है आपने जो है स्टार्ट करना है। सेकंड जो पैराग्राफ है पिंक बॉक्स से ऊपर वाला जो सेकंड पैराग्राफ है बुक के अंदर, ये याद रखिए वहीं से हमने एक्सप्लेनेशन स्टार्ट किया, फर्स्ट पैराग्राफ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम एग्जांपल की तरफ। एक एग्जांपल देख लेते हैं डेंसिटी से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जो है वाटर है जिसका वॉल्यूम हमारे पास 5 लीटर है, 5 लीटर का वॉल्यूम है हमारे पास, जिसका मास हमारे पास 5 किलोग्राम है। तो बताइए कि इस वाटर का जो है वाटर की डेंसिटी क्या होगी। इस वाटर की डेंसिटी मालूम करने के लिए याद रखो हमारे पास वॉल्यूम होना चाहिए और मास होना चाहिए। और जो एग्जांपल मैंने दिया उसके अंदर वाटर का वॉल्यूम भी गिवन है और मास भी गिवन है। वॉल्यूम कितना गिवन है हमारे पास, वॉल्यूम हमारे पास गिवन है 5 लीटर, और इसके अलावा जो है मास जो हमारे पास गिवन है वो हमारे पास है जी 5 किलोग्राम। अब जो
चीज़ यहाँ पर कंफ्यूजिंग है वो ये है कि यहाँ पर जो वॉल्यूम हमारे पास गिवन है वो लीटर्स में गिवन है, जबकि जो फार्मूला हमारे पास डेंसिटी का गिवन है उसके अंदर जो वॉल्यूम हम अप्लाई करते हैं वो क्यूबिक मीटर में है। तो इस तरीके से हम लीटर को कन्वर्ट करेंगे क्यूबिक मीटर में। हम ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि 1000 लीटर जो होता है वो इक्वल होता है 1 क्यूबिक मीटर के। तो फिर 1 लीटर किसके इक्वल होगा 10⁻³ क्यूबिक मीटर पे हो जाएगा। और अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइडों को, वॉल्यूम की दोनों साइडों को, तो 5 लीटर को इक्वल हो जाएगा 5 × 10⁻³ क्यूबिक मीटर। ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ वाटर। और मास भी हमारे पास गिवन है 5 किलोग्राम और हमें मालूम करनी है उसकी डेंसिटी। हमें ये बताना है कि 5 लीटर वाटर के वॉल्यूम के अंदर जो उसका मास है वो 5 किलोग्राम अगर हो तो फिर उसकी डेंसिटी क्या होगी। तो डेंसिटी मालूम करने के लिए फार्मूला हम जानते हैं, रो इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। मास की वैल्यू हमारे पास 5 है और वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास 5 × 10⁻³ ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि वैल्यूज पुट करते हुए ऐसे यूनिट्स पुट नहीं करने वरना हमारी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो इस तरीके से 10⁻³ हमारे पास जो नीचे मौजूद है डिनोमिनेटर में, इसको न्यूमरेटर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो इसकी पावर का साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। 10⁻³ को हम दूसरे लफ्जों में 1000 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है जो हमारे पास जो वाटर की डेंसिटी हासिल हुई है वो है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो इसके बाद है नेक्स्ट, बल्कि इससे पहले मैं आपको ये बता दूं डेफिनेशन के अंदर जो फार्मूला हमारे पास है रो इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम का, तो इस फार्मूले को आप इस्तेमाल करते हुए हमने आगे मुख्तलिफ न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो ये फार्मूला आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम सेकंड इस लेक्चर के पार्ट की तरफ, जो कि हमारे पास है प्रेशर। व्हाट इज प्रेशर बच्चों? इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि होल्ड अ पेंसिल फ्रॉम इट्स अपोजिट एंड्स बिटवीन योर पाम्स। अपनी हथेलियों के दरमियान एक पेंसिल को इस तरीके से पकड़िए, बिल्कुल ऐसे पकड़ेंगे तो क्या होगा कि पेंसिल का जो ब्लंट एंड है, ब्लंट एंड की तरफ से जो है आपके पाम को कम पेन फील होगी, बल्कि बिल्कुल नहीं होगी ऑलमोस्ट। और जो आपके पास शार्प एंड है उसकी तरफ से आपकी जो पाम है वो ज़्यादा पेन फील करेगी। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि जो आपका जो पेंसिल का जो ब्लंट एंड है उस की तरफ से आपके पाम के ऊपर लगने वाली जो फोर्स है उसका इफेक्टिवनेस कम है, यानी उसका असर कम है। जबकि जो हमारे पास जो शार्प एंड है वो पेन इसलिए पैदा कर रहा है पाम के अंदर क्योंकि उसकी तरफ से लगने वाली जो फोर्स है उसका इफेक्ट ज़्यादा है, उसकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा है। तो ये जो इफेक्टिवनेस होती है जो कि डिपेंड कर रही है एक तो फोर्स के ऊपर और दूसरा वो एरिया जो कवर किया जा रहा है। जैसा कि ये शार्प एंड कह लें या पॉइंटेड एंड कह लें, पॉइंटेड एंड के नीचे का जो एरिया है ये एरिया स्मॉलर था और ब्लंट एंड के नीचे का एरिया जो पाम का था वो लार्जर था। तो एरिया ज़्यादा होगा तो इफेक्ट कम होगा, एरिया कम होगा तो इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो ये इफेक्टिवनेस जो फोर्स की हम फील करते हैं दोनों पाम्स के जरिए, इस इफेक्टिवनेस को हम क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। तो प्रेशर को कैसे डिफाइन करेंगे? फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया हमारे पास अगर ज़्यादा होगा तो इफेक्टिवनेस कम होगी, यानी प्रेशर कम होगा। अगर एरिया हमारे पास जो है कम है तो इफेक्टिवनेस ज़्यादा होगी। और इसके अलावा ये फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हम प्रेशर को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी की सरफेस के यूनिट एरिया के ऊपर नॉर्मली एक्ट करने वाली, परपेंडिकुलरली एक्ट करने वाली जो फोर्स है दैट इज कॉल्ड प्रेशर। और इसका ऐसे यूनिट हमारे पास क्या बन जाएगा? किसी मैथमेटिकल फॉर्म से बना लेते हैं हम ऐसे यूनिट। और वो कैसे बनेगा? फोर्स का यूनिट हमारे पास क्या होता है जानते हैं हम, न्यूटन होता है। एरिया का यूनिट क्या है हमारे पास? मीटर स्क्वायर होता है। मीटर स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे हमारे पास क्या बन जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो इसके बाद न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बाद हम इसके अलावा हम इसका दूसरा नाम ऐसे यूनिट के अंदर बोलते हैं पास्कल, यानी इसका ऐसे यूनिट पास्कल भी हो सकता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है। तो एक तो मैंने आपको ये ब्लंट और शार्प एंड्स वाले एंड्स जो हैं पेंसिल के, इस एग्जांपल के साथ जो है मैंने आपको प्रेशर एक्सप्लेन किया। और प्रेशर को एक्सप्लेन करने के लिए एक और बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है, वो है कि हमारे पास है ड्राइंग पेन। ड्राइंग पेन को जब आप वुडन बोर्ड के अंदर प्रेस करते हैं तो अगर उसका जो पॉइंटर है हमारे पास वो पॉइंटर अगर शार्प है
पॉइंटर अगर शार्प है तो आपको जो है वुडन बोर्ड के अंदर ड्राइंग पेन को प्रेस करने के लिए या पुश करने के लिए कम फोर्स लगानी पड़ती है। कम फोर्स इसलिए लगानी पड़ती है क्योंकि वो कम एरिया कवर कर रही है। कम एरिया जब कवर करती है तो फोर्स का जो इफेक्टिवनेस है, जो फोर्स की तरफ से लगने वाला प्रेशर है वो बढ़ जाता है। और इसी तरीके से अगर उस ड्राइंग पेन की जो पॉइंटर है वो अगर ब्लंट है, अगर ब्लंट होगा तो वो ज़्यादा एरिया कवर करेगी वुडन बोर्ड का ज़्यादा एरिया कवर करेगी तो आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादा फोर्स इसलिए आपको लगानी पड़ रही है क्योंकि आपकी फोर्स की जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो गई है, यानी आपकी फोर्स की तरफ से लगने वाला जो प्रेशर है वो कम हो गया है। तो प्रेशर कम क्यों हुआ है? इसलिए हुआ है क्योंकि आपके ड्राइंग बोर्ड की तरफ से लगने वाला जो हमारे पास असर है, या ड्राइंग बोर्ड वुडन बोर्ड के अंदर जो हम ड्राइंग पेन प्रेस कर रहे हैं, उस ड्राइंग पेन का जो पॉइंटर है वो हमारे पास क्या है कि ब्लंट है। ब्लंट होने की वजह से एरिया ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर कम हो गया। तो ये आपके पास प्यारे बच्चों एक्सप्लेनेशन होगी। एक्सप्लेनेशन में दो एग्जाम्पल आपने देनी है, नंबर 1 पेंसिल की और नंबर 2 ड्राइंग पेन। तो इसके साथ ही हमारा ये जो प्रेशर का टॉपिक है ये भी कंप्लीट हुआ। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज हो रहा है तो आप कोई भी वे ऑफ कम्युनिकेशन यूज करके मेरे साथ बात कर सकते हैं। आपको सॉल्व करने के लिए मैं